मैं डॉक्टर गणेश कुमार सिंह, कॉमर्स टीचर। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सेमेस्टर 5 का कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के लिए आमतौर पे दो बुक चलता है LNMU में, या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो चैप्टर सेम ही होगा। एक है साहित्य भवन का प्रोफेसर ML अग्रवाल या डॉक्टर KL गुप्ता का, और दूसरा है राजीव बंसल जी का जो SVPD का है, उसमें डॉक्टर BK मेहता। तो आप लोग कहीं से भी है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, उसमें एक चैप्टर है LNMU में सेमेस्टर 5 में दिया गया है कॉस्ट और कॉर्पोरेट अकाउंट। तो हम दोनों के बारे में धीरे धीरे वीडियो आप लोगों को शेयर करते रहेंगे। तो इसमें है सिंगल और यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में, कि इसको हम इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि भी कहते हैं। इसका प्रयोग उन उद्योगों या उपक्रमों में किया जाता है जहां पे प्रमापित वस्तुओं का उत्पादन एक समान रीति के द्वारा किया जाता है। वह सभी इकाइयां लगभग आपस में समान होती है। इस पद्धति को एकल लागत विधि भी कहते हैं। जैसे J.R. बार्कली बॉय के अनुसार भी है कि सिंगल और यूनिट कॉस्ट सिस्टम इज यूज्ड इन बिजनेस वेयर अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज टर्न आउट एंड इट इज desired to find the cost of a basic unit of production। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह होता क्या है। तो जिसे हम ऐसे समझेंगे कि आउटपुट कॉस्टिंग, जिसे यूनिट कॉस्टिंग भी कहा जाता है, लागत निर्धारण यानी एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई कंपनी केवल एक ही प्रकार के उत्पादन का निर्माण करती है, जिसमें केवल एक ही प्रकार के उत्पादन हो। उन सभी चीजों के लिए हम यूज करते हैं सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। इसमें जो होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है। तो यह मतलब ऐसे प्रोसेस होते हैं या उन उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका उत्पादन जो है सो हमेशा निरंतर चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है इसका उत्पादन। यानी इसमें अंतिम उत्पाद जब तक पूरी तरह से समान होते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कुल उत्पादन लागत ज्ञात करना और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, जिसमें हम पहले आपको कंपोनेंट्स के बारे में, मुख्य घटक की बात कर लेते हैं। तो इसमें 4 मुख्य घटक होते हैं। प्राइम कॉस्ट निकालना होता है जिसे मूल लागत कहते हैं। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में या इसी वीडियो में लास्ट में मैं समझाऊंगा। फिर फैक्ट्री कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, तब निकलता है टोटल कॉस्ट। एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स में आप आ जाइए। सबसे पहले मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये एलिमेंट्स होते हैं जो सामग्री, श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, इनके बारे में। अब यह सवाल आता है कि यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग किन उद्योगों के लिए होता है और किन उद्योग में हम इस तरीके के मतलब अकाउंटिंग करेंगे। तो वो होता है ब्रिक्स यानी ईंट के भट्ठे के लिए, कोलियरीज कोयला खाद्यान्न के लिए, आटा मिल के लिए, चीनी मिल के लिए, यानी जहां पे प्रति किलो, प्रति मीटर, प्रति इकाई कुछ भी इस तरीके से अगर कॉस्टिंग निकालना हो तो हम इस पद्धति का उपयोग करते हैं। हम लोग सभी चीजों के, जैसे प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट है, इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत से अभी जानकारी प्राप्त करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मेथड का उपयोग कैसे किया जाता है। उसके लिए आप कैसे प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे और टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। इन तीनों चीजों के लिए जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अंडर आउटपुट कॉस्टिंग है, इसमें सामग्री, श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, जिसमें मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे पहले जो क्या होता है। इसके बाद हम परफॉर्मा बनाएंगे जिसके बेस पर आप पूरे इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। उससे अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मटेरियल, जिसमें हम मटेरियल कॉस्ट को शामिल कर लेते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स जो है उसको, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। सब में, इसमें भी ये आ जाएगा, इसमें भी ये आ जाएगा। मटेरियल आप लोगों को पता है, इसमें हम ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं बताएंगे क्योंकि हम सवाल की तरफ बढ़ने वाले हैं। मटेरियल, जब किसी वस्तु का हम प्रोडक्ट करते हैं तो उस
वस्तु को प्रोडक्ट करने के लिए जो हमें वस्तु चाहिए जिससे वो उस वस्तु का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? मटेरियल। इसमें भी मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। यानी कि एक तरह से यह बोल सकते हैं कि अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पूछे या मटेरियल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पूछ दे तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष सामग्री लागत। यानी प्रत्यक्ष सामग्री लागत के बारे में बात करेंगे कि सामग्री की उस लागत से है जिसमें आर्थिक संभाव के रूप में लागत केंद्र या लागत इकाई में प्रत्यक्ष रूप से आवंटित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से आवंटित होता है कोई भी चीज जिसमें हम कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया था कि ईंट के भट्ठा है, तो उसमें मटेरियल जो है सो डायरेक्ट में क्या आ जाएगा? जैसे कोयला डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर इसमें सेकंड पे आता है, डायरेक्ट मटेरियल में क्या आ जाएगा? कोयला और मिट्टी, जिसके कारण हमारा वो ईंट तैयार होता है। इनडायरेक्ट होता है तो इनडायरेक्ट क्या होता है? जो डायरेक्ट मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए उसके उपयोग को और बढ़ाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो हो जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। यानी इनडायरेक्ट मटेरियल सामग्री लागत जिसे एक विशिष्ट लागत केंद्र या लागत इकाई पर प्रत्यक्ष रूप से आवंटित न किया जा सके उसे अप्रत्यक्ष लागत कहते हैं। यानी एक तरह से हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैं फर्नीचर का निर्माण करना हो तो फर्नीचर के निर्माण के लिए डायरेक्ट कॉस्ट तो हमारा जो लकड़ी है वो आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। अब फर्नीचर में जैसे कील ठोकने के लिए कांटे का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो गोंद का उपयोग करते हैं, फेविकॉल का उपयोग करते हैं, तो ये सब क्या कर रहा है? इस डायरेक्ट मटेरियल को बनाने में, इस मटेरियल को यूज करने में यह एक सपोर्टिंग रोल कर रहा है। तो ये सपोर्टिंग मतलब क्या हो गया? जैसे कांटी है, कील जिसको बोलते हैं, है ना, फेविकॉल है, ये सब क्या करता है? इसी के उपयोग करके इसका निर्माण होता है। तो जो इनडायरेक्टली हमारे मटेरियल को और यूजफुल बना देता है उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो दो तरीके का हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आते हैं लेबर। किसी भी कार्य करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है मटेरियल के बाद, जैसे हम कोई कच्ची वस्तु मंगाते हैं उसका उपयोग करके हम वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उसी तरीके से उस वस्तु को उपयोगी बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है लेबर। लेबर में भी दो तरह के होते हैं। लेबर कॉस्ट की बात करेंगे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भाग लेता है। जैसे अभी हम बताए हैं कि लेबर, जैसे ईंट के भट्ठे में लेबर डायरेक्ट भाग ले रहा है तो वो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर में आ जाता है। फिर आते हैं, इसमें आ जाता है कि प्रत्यक्ष श्रम लागत उन कर्मचारियों की मजदूरी की लागत है जिन्हें किसी लागत केंद्र या लागत इकाई से स्पष्ट रूप से संबद्ध किया जाता है या पहचाना जाता है। अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो जिसे किसी विशिष्ट लागत केंद्र पर अप्रत्यक्ष रूप से आवंटित नहीं किया जाता है उसे अप्रत्यक्ष लागत कहते हैं। जो डायरेक्ट तो नहीं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें टाइप ऑफ कॉस्ट शीट, जिसमें सिंपल कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट, कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, ये तीन तरीके से निकालना होगा, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से हम अभी फॉर्मेट बना रहे हैं सिंपल कॉस्ट शीट के। इसके बाद इसका डिटेल्स भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मेट जो होता है, सिंपल फॉर्मेट जो होता है वो कैसे होता है। पहला चैप्टर जो है यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट लिख देंगे, जितने टन्स होंगे वो यूनिट लिख लेंगे, पर यूनिट कितना है। तो इसमें पार्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, ये परफॉर्मा हो गया। जिसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो रहता है टोटल कॉस्ट उसका और कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है, जो आप लोगों को मैं सवाल में बताऊंगा। फिर उसमें डायरेक्ट वेजेस,
डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा निकलता है प्राइम कॉस्ट। तीनों को ऐड करने पर हमारा क्या निकलता है? प्राइम कॉस्ट निकलता है। प्राइम कॉस्ट के बाद दूसरा जो हेडिंग पड़ता है यहाँ पर वो होता है वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड का। वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड का, इसमें बाय एनी मेथड्स ऑफ एलोकेशंस में भी प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस, मतलब इसमें जितने भी खर्चे हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड है, जैसे फ्यूल, पावर, कॉल, लाइट, वाटर, ये सब आ जाएगा। जब मैं आपको विथ प्रॉफिट पढ़ाऊंगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पढ़ाऊंगा तो इसमें डिटेल्स होगा। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़ाते हैं और फाइनल अकाउंट में ये पढ़ते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग में आएगा, कौन सा पीएल में आएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा। सेम उसी तरीके से है कि प्राइम कॉस्ट के लिए कौन कौन से अमाउंट आएंगे, वर्क कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या अमाउंट आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए कौन सा कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट के लिए। तो सबसे पहले जितने भी प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट वेजेस है जो इस हेडिंग के अंतर्गत आएगा, उन सभी को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद जब इसका हम टोटल योग यानी जोड़ निकालते हैं तो निकलता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के जस्ट नीचे अगला हेडिंग हमारा होता है वो है ऑफिस ओवरहेड। क्या होता है? ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस ओवरहेड मतलब क्या? बाय एनी परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट, यानी ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत उन सभी कॉस्टों को दिखाया जाता है जो परसेंटेज के रूप में व्यक्त होते हैं। इसका भी डिटेल्स निकालेंगे क्योंकि यह तो अभी हम सिंपल कॉस्ट मेथड पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसमें जितने भी आइटम्स होंगे उसको अगर जोड़ेंगे तो यहां जोड़ करके इसका पर यूनिट निकालेंगे और तब निकलेगा ऑफिस ओवरहेड के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता हो जाता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तब अगला हेडिंग बनता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल करने पर या हम अपने जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चे लगते हैं उन उसको बोला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंतर्गत जितने सारे कॉस्ट ये यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे हम दिखाएंगे। जैसा कि हम पहले बता दिए हैं, जब इसका हम डिटेल्स बनाएंगे तो डिटेल्स में हम इन सभी चीजों को आपको बारीकी से बताएंगे कि इनमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो फिलहाल पहले तो हम सिंपल कॉस्ट शीट पढ़ रहे थे जिसमें 3 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर हम करते हैं तो प्राइम कॉस्ट निकलता है। प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क कॉस्ट निकालना पड़ता है, वर्क कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका डिटेल्स में बताएंगे कि प्राइम कॉस्ट के अंतर्गत क्या सब आता है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत 25-30 आइटम आते हैं वो क्या होता है, वर्क कॉस्ट में क्या होता है, इन सभी को डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।